हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे म्यूचुअल इंडक्शन। ये जो हमारा टॉपिक चैप्टर चल रहा है, चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, शॉर्ट फॉर्म में EMI। तो उसमें हमने बच्चों को लास्ट टर्न पर सेल्फ इंडक्शन प्रोसेस पूरा एक्सप्लेन किया था, उसका मैथमेटिकल पोर्शन भी एक्सप्लेन कर दिया था, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन वगैरह सब चीज़ें एक्सप्लेन की थी। आज हम एक्सप्लेन करेंगे बच्चों के लिए म्यूचुअल इंडक्शन। तो ले चलते हैं आपको आज के टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन पर। तो ये आपके सामने हमारा आज का टॉपिक आ चुका है, म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है वो आप समझने के लिए सबसे पहले ये डायग्राम देखें। इस डायग्राम में ये आपका फर्स्ट डायग्राम है और ये सेकेंड डायग्राम है, दो डायग्राम्स बने। इस डायग्राम में यहां पर आपको देखें एक कॉइल दिखाई गई है, उस कॉइल के ऊपर P लिखा है क्योंकि इस कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में P लिख दिया। और जो सेकेंड नंबर की कॉइल है, ये दूसरी कॉइल जो दिखाई गई है उसके बिल्कुल बगल में रखी है, नेबरिंग कॉइल बोल देते हैं। इसके ऊपर S लिखा है, S फॉर सेकेंडरी। यानी जैसे सेल्फ इंडक्शन आपको पूरा समझाया था, तब आपको एक ही कॉइल दिखाई गई थी। उस कॉइल में बैटरी और करंट फ्लो कराने के लिए बैटरी लगा दिया और स्विच लगा दिया, और जब उस स्विच को आप ऑन करते थे तो उस कॉइल में करंट इंक्रीज होने की वजह से उसका मैग्नेटिक फ्लक्स खुद का चेंज होता था, जिसकी वजह से उसमें इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो जाता था खुद ही उस कॉइल में, जो कि करंट के इंक्रीज होने को अपोज करता था। और जब आप स्विच ऑफ करते थे तो करंट डिक्रीज होता था, और उस डिक्रीज होने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज होती थी, फ्लक्स डिक्रीज होता था। फ्लक्स के डिक्रीज होने पर भी इंड्यूस्ड EMF सेटअप हो जाता था, जो फिर से करंट के डिक्रीज होने को, जो बैटरी से जाने वाला करंट है, इसके डिक्रीज होने को अपोज करता था। तो ये किसी एक कॉइल में इन करंट इंक्रीज डिक्रीज होने पर उसके अंदर, खुद के अंदर इंड्यूस्ड EMF डेवलप हो जाना कहलाता है सेल्फ इंडक्शन। लेकिन यहां आपके पास एक कॉइल के बजाय दो कॉइल्स हैं। पहली कॉइल प्राइमरी कॉइल जो है उसमें बैटरी और स्विच लगा है उसी तरह जैसे पहले था हमारे पास, लेकिन जो उसके नेबरिंग कॉइल है, नेबरिंग मतलब पड़ोसी, उस कॉइल में कोई बैटरी वगैरह नहीं है, उसमें एक गैल्वेनोमीटर है। और इस गैल्वेनोमीटर की जो निडल आप देख रहे हैं वो 0 पर है, यानी कोई डिफ्लेक्शन नहीं है निडल में, यानी सेकेंडरी कॉइल में कोई करंट नहीं है। और अभी फिलहाल प्राइमरी कॉइल में भी नहीं है क्योंकि स्विच ऑफ है। जब आप इस स्विच को ऑन करते हैं तो वही बात होती है जो पहले सेल्फ इंडक्शन में आपको समझाई है। प्राइमरी कॉइल में ये स्विच ऑन करते ही करंट की वैल्यू 0 से बढ़कर कुछ I समझ ले 5 एम्पेयर अटेन करेगी, और उस करंट के 0 से, क्योंकि जब तक स्विच ऑफ है करंट प्राइमरी कॉइल में 0 है, करंट के 0 से एक पर्टिकुलर वैल्यू अटेन करने के दौरान मैग्नेटिक फील्ड भी 0 से बढ़कर B हो जाती है। यानी करंट आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू μ0 NI, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल का फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है। N टर्न्स होते हैं तो N से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आपके करंट स्विच ऑन करते ही करंट इंक्रीज हुआ, उसके इंक्रीज होने से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई, उसके इंक्रीज होने से फ्लक्स इंक्रीज हुआ, और फ्लक्स इंक्रीज होने से इसमें खुद में इंड्यूस्ड EMF तो सेटअप होता ही है, नेबरिंग कॉइल में भी इंड्यूस्ड EMF सेटअप होता है। वो सेकेंड डायग्राम में दिख रहा है कि जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, कॉइल में देखें करंट है, उसकी वजह से उसके खुद के अंदर मैग्नेटिक फील्ड बनती है,
लेकिन वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस उस प्राइमरी कॉइल में से तो पास होती हैं, पड़ोस में कॉइल रखेंगे तो उसमें से भी पास होंगी। पड़ोस में रखी कॉइल में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास जब होती हैं तो पड़ोस वाली कॉइल का भी मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो जाता है और फ्लक्स इंक्रीज हो जाता है, और फ्लक्स इंक्रीज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप होता है। तो देखो जब आप स्विच ऑन करते हो तो इस सेकेंडरी कॉइल में जो गैल्वेनोमीटर है वहां पर डिफ्लेक्शन दिख रहा है, ये जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है यहाँ पर है। और यहाँ एक और काम हम कर सकते हैं, ये रेहोस्टैट जो लगाया है, रेहोस्टैट आपको बताया गया है पहले भी करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में कि एक वेरिएबल रेजिस्टेंस ऑफर करता है। मतलब आप इस रेहोस्टैट को लगाने के बाद इस बैटरी से जाने वाले करंट जो कॉइल में जा रहा है उसको इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। वेरिएबल रेजिस्टेंस को बढ़ा के घटा के आप करंट को इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। अगर आपने इस रेहोस्टैट की वैल्यू से प्राइमरी कॉइल में फ्लो करने वाले करंट को इंक्रीज या डिक्रीज किया तो उस कॉइल का खुद का तो मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स चेंज होगा ही, सेकेंडरी कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड और फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि वो लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड की इस प्राइमरी कॉइल से निकलती हैं वो पड़ोस में रखे कॉइल से भी जरूर गुजरेंगी। जो भी चीज आसपास रखोगे वहां मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो अब ये सेकेंडरी कॉइल इसके साथ ना टच में है ना कुछ है, बस इसके नेबरिंग यानी पड़ोस में रखी है। लेकिन प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज होने की वजह से सेकेंडरी कॉइल का भी फ्लक्स चेंज होता है। उस सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स चेंज होने की वजह से उस सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा होता है, प्रोड्यूस होता है। क्योंकि ये प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में कहा है कि किसी भी प्रकार किसी भी तरीके से कोई भी मेथड से अगर किसी कॉइल का फ्लक्स चेंज हो तो उसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। बस जब खुद में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसे सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, लेकिन खुद में ना होके नेबरिंग कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो उसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। तो यहां पर डेफिनेशन में लिखा भी है, द फिनोमिनॉन अकॉर्डिंग टू विच, यानी वो फिनोमिनॉन जिसकी वजह से एन अपोजिंग ईएमएफ, अपोजिंग ईएमएफ क्यों बोल रहे हैं कि इंड्यूस्ड ईएमएफ की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ के फॉर्मूले में माइनस लगता है कि इंड्यूस्ड ईएमएफ हमेशा अपनी कॉज को अपोज करता है, यानी जिस चीज की वजह से वो बनता है उसे ही अपोजिशन करता है। तो इसलिए इंड्यूस्ड ईएमएफ को अपोजिंग ईएमएफ कहते हैं। इज प्रोड्यूस्ड इन अ कॉइल एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट, ये इन लिखिए, इन लिखा जाएगा, एज अ रिजल्ट ऑफ चेंज इन करंट और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद अ नेबरिंग कॉइल। यानी सेकेंडरी कॉइल के बारे में बात हो रही है कि इसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है, अपोजिंग ईएमएफ बोलते हैं जिसमें, लेकिन जिस कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है उसके नेबरिंग कॉइल यानी पड़ोसी कॉइल में करंट की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होने की वजह से ऐसा हो रहा है। तो जब किसी कॉइल में नेबरिंग कॉइल के करंट इंक्रीज डिक्रीज होने की वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है तो उस फिनोमिनन को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और याद रहे प्राइमरी कॉइल उसे कहा जाएगा, ये कहलाती है प्राइमरी कॉइल और ये कहलाती है सेकेंडरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल उसको कहा जाएगा जिसमें करंट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, और सेकेंडरी कॉइल उसे कहा जाएगा जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ या अपोजिंग ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है। तो इस फिनोमिनन को म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। और इसमें ऐसा होगा कि अगर आप करंट इंक्रीज कर रहे हो और गैल्वेनोमीटर की निडल ने राइट साइड में डिफ्लेक्शन दिया, तो जब आप करंट डिक्रीज करोगे प्राइमरी कॉइल में तो वो राइट साइड के बजाय लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन देगी, क्योंकि इसमें सेकेंडरी में बनने वाला करंट हमेशा अपनी कॉज को अपोज करता है। अगर प्राइमरी में करंट इंक्रीज होना कॉज है इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होने का, तो वो इंक्रीज होने को अपोज करेगा, और डिक्रीज होना कॉज है तो डिक्रीज होने को भी अपोज करेगा। तो इंडक्शन जो है सेल्फ या म्यूचुअल, उसमें एक ही डिफरेंस है बस कि सेल्फ का मतलब खुद में और म्यूचुअल का मतलब पड़ोसी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ या अपोजिंग ईएमएफ का प्रोड्यूस होना ड्यू टू चेंज इन करंट, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फ्लक्स। अब इस फिनोमिनन का मैथमेटिकल पोर्शन दिखाते हैं आपको। सबसे पहली लाइन में मैं लिखता हूं, यहां से शुरू कर रहा हूं, फाई
is directly proportional to I। ये आप लाइन पहले भी देख चुके हो सेल्फ इंडक्शन में, बस फर्क इतना था, ये फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है उसी कॉइल का जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, लेकिन यहां पर ये फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है सेकेंडरी कॉइल का। फाई क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। और आई क्या है? आई है करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो यहां क्या कहा जाएगा? द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग इन प्राइमरी कॉइल। जितना ज्यादा आप प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कराएंगे, सेकेंडरी कॉइल में उतना ज्यादा फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट लाइन में यहां प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर कांस्टेंट लगाया जाता है। सेल्फ इंडक्शन में वो कांस्टेंट एल था, यहां पर कांस्टेंट है कैपिटल एम। ये फर्स्ट इक्वेशन लिखिए। और कैपिटल एम कहा जाता है वेयर कैपिटल एम इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। वहां पर एल को कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कहा जाता था, यहां पर एम को कहा जाता है कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। अब इस कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन को डिफाइन करने के लिए पहला काम हम यही करते हैं, इफ I इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। I क्या था? मैंने क्या बताया था? I है करंट इन प्राइमरी कॉइल। तो I अगर हम 1 एम्पेयर रख दें इक्वेशन 1 में, यानी प्रैक्टिकली अगर बात करें कि हम प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पेयर का करंट फ्लो करा दें, तो फॉर्मूले के मुताबिक फाई इज इक्वल टू एम हो जाएगा। क्योंकि आई की वैल्यू आपने 1 रख दी, इसका मतलब प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पेयर करंट फ्लो करा दिया, तो फाई की वैल्यू एम हो गई। और फाई क्या था? मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल। यानी आपको डेफिनेशन क्या बताई जाएगी, इससे क्या बनेगी कि द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, नोट्स में लिखा हुआ है ऐसा, the coefficient of mutual induction is numerically equal to the magnetic flux produced in secondary coil when the current flowing in the primary coil is 1 ampere। ये याद रखें सेकेंडरी प्राइमरी की खास बात। कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किसके इक्वल आ जा रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स, लेकिन किसका? सेकेंडरी कॉइल का। जब प्राइमरी कॉइल में करंट है 1 एम्पेयर, तो प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पेयर करंट फ्लो करवाने पर जितना भी सेकेंडरी कॉइल का फ्लक्स बनता है, वही उन दोनों कॉइल्स का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहलाता है। उसके बाद हम दूसरा जो मेथड है वो दिखाते हैं। ये मेथड भी आपको बता रखा है अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ EMI। EMI मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे का थर्ड लॉ की बात हम जो कर रहे हैं, वो फैराडे लॉ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है? E यानी इंड्यूस्ड EMF जो भी होता है वो d∅dt है। वहां एक ही कॉइल थी, उसी में इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो रहा था, उसी में करंट हम इंक्रीज डिक्रीज कर रहे थे। यहाँ पर करंट इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है प्राइमरी में, और ये फाई जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स है सेकेंडरी का। तो जो सेकेंडरी में इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस हो रहा है
वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल है। और फाई की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन 1 से, और करके लिख दे रहा हूं मैं, E इज इक्वल टू माइनस डी, फाई की जगह क्या लिखना है आपने, MI अपॉन dt, और m क्योंकि कांस्टेंट है उसे आप डिफरेंशिएशन से बाहर लिख लेंगे, चेंज तो करंट होता है तो di/dt हो जाएगा। और ये माइनस साइन अगर हम यहां से हटा दिया जाए तो हम बोलेंगे कि हमने माइनस साइन हटाया तो हमने इस EMF का जो सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस हुआ है उस EMF का सिर्फ क्या लिया है, मैग्नीट्यूड, क्योंकि माइनस साइन ये शो करता है कि जो EMF प्रोड्यूस हुआ है, इंड्यूस हुआ है, वो अपने कॉज को अपोज करता है, तो ये डायरेक्शन के लिए यूज होता है, इसलिए माइनस साइन हटा दिया हमने। अब आप m की वैल्यू निकालेंगे इस फॉर्मूले से, तो वो m की वैल्यू आएगी E अपॉन di/dt। तो आप अभी फिलहाल तो ऐसा बोल सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन रेशियो होता है इंड्यूस्ड EMF प्रोड्यूस्ड इन द सेकेंडरी कॉइल और रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल। ये di/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है। जिन बच्चों ने सेल्फ इंडक्शन वाला लेक्चर देखा है इससे पहला, उनको di/dt क्या होता है ये पहले ही बताया जा चुका है। तो अब आप यहां लिख सकते हैं, ये हटा देता हूं मैं जिससे आपकी स्पेस थोड़ी लिखने के लिए मिल जाएगी। क्या लिखते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं मैं। यहां लिखता हूं मैं, इफ di/dt, जिसको रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल बोलते हैं, वो 1 एम्पेयर पर सेकेंड हो जाए। ये एग्जांपल देके भी मैंने बच्चों को बताया था सेल्फ इंडक्शन में कि di/dt 1 एम्पेयर पर सेकेंड का मतलब किसी कॉइल में हर 1 सेकेंड बाद 1 एम्पेयर करंट या तो इंक्रीज होता रहे या डिक्रीज होता रहे। 5 एम्पेयर से 6 एम्पेयर, 6 एम्पेयर से 7, 8, 9, 10 ऐसे होता रहे, और हर बार करंट इंक्रीज होने में 1 सेकेंड लगता है, तो उसे रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को 1 एम्पेयर पर सेकेंड बोल सकते हैं। अगर प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट di/dt 1 एम्पेयर पर सेकेंड हो जाए तो इक्वेशन 2 जो है बिकम्स, इक्वेशन 2 आपकी बन जाएगी जो मैं यहां लिख रहा हूं अलग से, वो ऐसी दिखेगी आपको, m इज इक्वल टू E, क्योंकि आप di/dt को 1 एम्पेयर पर सेकेंड बोल रहे हो। क्या आपने प्राइमरी कॉइल में रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट किस हिसाब से किया है, 1 एम्पेयर पर सेकेंड के हिसाब से। तो di/dt 1 एम्पेयर पर सेकेंड यानी 1 हो गया, तो m की वैल्यू E के इक्वल हो गई। तो अब इस तरह से, जैसे पहले m की वैल्यू 5 के इक्वल थी जब आपके प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पेयर करंट था, अब m यानी कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन किसके इक्वल हो गया, E क्या है, इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी कॉइल। ध्यान रहे, कैपिटल E क्या है, इंड्यूस्ड EMF इन सेकेंडरी कॉइल। तो द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ 2 कॉइल्स इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द induced EMF in secondary coil when rate of change of current in primary coil is 1 ampere per second। डेफिनेशंस में ज्यादा फर्क नहीं है, जो आपने सेल्फ इंडक्टेंस के लिए सारी डेफिनेशंस और सारे मेथड किए हैं, अगर पिछला लेक्चर रिवाइज करके देखेंगे तो हर स्टेप सेम टू सेम है। बस फर्क इतना है, सेल्फ इंडक्शन में
जिस कॉइल में करंट फ्लो कर रहा था या चेंज कर रहा था, फ्लक्स भी उसी कॉइल का देखा जा रहा था और इंड्यूस्ड ईएमएफ भी उसी में खुद में था। यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी बस का जो फैक्टर है वो ऐड हो गया है। यहाँ पर आप करंट फ्लो कराओगे प्राइमरी में, फ्लक्स निकलेगा सेकेंडरी का। करंट इंक्रीज डिक्रीज कराओगे प्राइमरी में, इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होगा सेकेंडरी में। और प्राइमरी में अगर आपने 1 एम्पेयर पर सेकेंड का करंट इंक्रीज या डिक्रीज कराया, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पेयर पर सेकेंड किया, तो सेकेंडरी में जो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा उसकी वजह से वही दोनों कॉइल्स का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कहलाएगा। अब बात कर लेते हैं म्यूचुअल इंडक्शन, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट की बात करने के लिए बस हमें यही फॉर्मूले की जरूरत है, बाकी ये चीज हटा सकते हैं अब फिलहाल के लिए। किसी को नोट करना हो या दोबारा देखना हो तो वो तो रिवाइंड करके जाके देख ही सकते हैं। नोट्स बच्चों को अवेलेबल करा दिए गए हैं। जितना मैंने यहाँ पर लिखकर और ओरली डिस्क्राइब किया है वो सारा कुछ बच्चों के पास नोट्स में इसी ऑर्डर में रिटन है। जितनी मैंने डेफिनेशंस बोली हैं वो सब इसी ऑर्डर में नोट्स में है। अब आप इसी फॉर्मूले का यूज कर रहे हैं। किस फॉर्मूले का? मैं यहाँ लिख रहा हूँ m इज इक्वल टू E अपॉन DI बाई DT। अब हम बात कर रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन के SI यूनिट की। सेल्फ इंडक्टेंस की तरह ये भी हेनरी होता है, यानी कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन का जो यूनिट था वही कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का होगा। और 1 हेनरी दो कॉइल्स के बीच का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन तब होगा जब इसको रखेंगे हम 1 वोल्ट, ईएमएफ को वोल्ट में ना मेजर करते हैं, और डी बाई डी को क्या रखेंगे 1 एम्पेयर पर सेकेंड। तो अब हम कह सकते हैं इस फॉर्मूले से डेफिनेशन कि दो कॉइल्स के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है वो 1 हेनरी तब होगा जब प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पेयर पर सेकेंड के रेट से करंट इंक्रीज डिक्रीज करने पर सेकेंडरी कॉइल में 1 वोल्ट का इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो जाएगा। बस प्राइमरी और सेकेंडरी याद रखना है, जो भी करंट फ्लो या चेंज होगा वो प्राइमरी में होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस्ड ईएमएफ किस में प्रोड्यूस होगा? सेकेंडरी में। तो हम इसको डेफिनेशन को जैसा आपको लैंग्वेज में लिखना है, नोट्स में लिखा है, वो मैं बोल के भी सुना देता हूँ। द कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स, म्यूचुअल दो कॉइल्स का ही होगा, कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन ऑफ टू कॉइल्स इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ ऑन चेंजिंग current in primary coil at a rate of 1 ampere per second, the induced EMF produced in the secondary coil is 1 volt। ये 1 हेनरी तब होगा म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल्स के बीच का जब प्राइमरी कॉइल में 1 एम्पेयर पर सेकेंड के रेट से करंट को चेंज करने पर या इंक्रीज डिक्रीज करने पर सेकेंडरी कॉइल में प्रोड्यूस होगा 1 वोल्ट का ईएमएफ। तब उन दोनों का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन 1 हेनरी कहलाएगा। तो हेनरी डेफिनेशन एग्जाम में 1 मार्क्स क्वेश्चन में डिफाइन करने के लिए आ सकती है, डिफाइन 1 हेनरी, और ये म्यूचुअल इंडक्शन एक्सप्लेन करने के लिए आएगा, तो आपको ये भी करना है यहाँ तक। तो म्यूचुअल इंडक्शन काफी आसान हो जाता है अगर आपने सेल्फ इंडक्शन पढ़ा है तो। अब आपको म्यूचुअल इंडक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है
वो बताते हैं पहले। उसके बाद एक सिंगल कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं और दो कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो आपको दो चीजें और सिखा देते हैं। तो अब हम चलते हैं किस टॉपिक की तरफ कि म्यूचुअल इंडक्टेंस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये आपके सामने आ गया है म्यूचुअल इंडक्शन का सेकेंड टॉपिक कि जो कॉइल्स के बीच का कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन होता है वो किन किन चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। यहाँ पर लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स। तो ये हमें बताएंगे कि म्यूचुअल इंडक्शन जो है दो कॉइल्स का किन किन चीजों से अफेक्ट होता है, डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लिखा है द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द टू कॉइल्स। तो सबसे पहले पता चल गया शेप और साइज, कॉइल्स कितनी बड़ी हैं कितनी छोटी हैं, क्या शेप है। सेपरेशन बिटवीन देम, उनके बीच का डिस्टेंस क्या है, जो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स आप लेंगे वो कितनी दूर रखी हैं। एंड द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल इनसाइड द कॉइल। आपको बताया था कई बारी, ऐसे आप एक कॉइल अगर बनाएंगे तो वायर को ऐसे ऐसे करना पड़ेगा आपको। तो जब आप वायर को ऐसे घुमाकर कॉइल बनाएंगे तो कई बार एक सिलेंडर लेके उसके ऊपर लपेट देते हैं और वो आयरन का होता है, कभी कभी स्टील का होता है या कॉपर का होता है। तो जो भी मटेरियल अंदर कॉइल के होता है उसकी परमिएबिलिटी पर डिपेंड करता है। अब इस कॉइल के अंदर कुछ नहीं है तो फ्री स्पेस, तो परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस म्यू नॉट। तो पहली चीज क्या बन गई कि म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल्स के बीच का एक तो शेप पर डिपेंड करता है, कॉइल की साइज पर, उनके सेपरेशन पर और परमिएबिलिटी पर कि कॉइल के अंदर क्या मटेरियल है। ये तीनों पॉइंट्स हाईलाइट कर दिए हैं। अब उसके बाद अपार्ट फ्रॉम दीज फैक्टर्स, इन फैक्टर्स के अलावा द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन टू कॉइल्स डिपेंड्स अपॉन, डिपेंड करता है द मैनर इन विच द टू कॉइल्स आर ओरिएंटेड रिलेटेड टू ईच अदर, यानी वो कॉइल्स एक दूसरे के साथ कैसे बंधी हैं। और मैं आपको एक एग्जाम्पल बता देता हूं। सबसे अच्छा दो कॉइल्स के बीच का म्यूचुअल इंडक्शन तब होता है जब कॉइल्स को इस तरह बांधा जाता है, यानी एक ही सिलेंडर या सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट पर एक के ऊपर एक दो कॉइल्स बांध दिया जाए तो उनके बीच का म्यूचुअल इंडक्शन सबसे अच्छा, यानी उसकी वैल्यू मैक्सिमम होती है। उसके बाद अगर दो कॉइल्स ऐसे हैं, दो तो होंगे, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी, यानी दोनों एक दूसरे के साइड में रखे हैं, जैसे कि हमारे ये इस डायग्राम में रखे थे, एक दूसरे के दाएं बाएं, लेफ्ट राइट, तो भी उनका ठीक ठाक रहता है, यानी इन बिटवीन। लेकिन सबसे खराब म्यूचुअल इंडक्शन दो कॉइल्स का कब रहता है, जब एक कॉइल ऐसे हो और दूसरा कॉइल ऐसे हो, यानी दोनों कॉइल्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तब इनका म्यूचुअल इंडक्टेंस मिनिमम रहता है, यानी सबसे कम। तो इन सारे फैक्टर्स, ये जो हमने दिखाए, शेप, साइज, सेपरेशन, परमिएबिलिटी, उसके अलावा हाउ दे आर ओरिएंटेड, और इस ओरिएंटेशन यानी दो कॉइल्स एक दूसरे के साथ कैसे बंधे हैं, कैसे रिलेटेड है, इस ओरिएंटेशन से क्या पता चलता है,
The manner in which the two coils are oriented determines the coefficient of coupling between them. ये वर्ड है coefficient of coupling. कपल यानी जोड़ा, दो कॉइल्स का जोड़ा है. किस किस का? प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल्स का ये जो कपल है, जोड़ा है, पेयर है, इनकी कपलिंग कब अच्छी होगी? सबसे अच्छी मैंने बताया फर्स्ट नंबर पर सबसे अच्छी कपलिंग ये है, सेकंड नंबर पर ये है, और ये सबसे बेकार कपलिंग है जब एक दोनों कॉइल्स प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. ये प्राइमरी कॉइल है, ये वाली जो रखी है, और ये है आपकी सेकेंडरी कॉइल. यहाँ पर ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी. जिसमें बैटरी लगी है समझ जाएं वो प्राइमरी है, और जिसमें इंड्यूस्ड ईएमएफ सेटअप हुआ है. और इस कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग के लिए एक फॉर्मूला भी होता है. ये है वो फॉर्मूला. ये जो K आप देख रहे हैं ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग. ये जो फैक्टर बोला है कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग K से डिनोट किया जाता है, और इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर रूट m अपॉन L1 L2. m क्या है? अभी अभी हमने पढ़ा है, m है कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, यानी सेल्फ इंडक्टेंस. सॉरी उल्टा बोल दिया. ये m जो है कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है. ठीक है जी. और L1 L2 जो है, L1 L2 वो इन दोनों कॉइल्स के सेल्फ इंडक्टेंस है. L1 है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ प्राइमरी कॉइल, एंड L2 जो है वो है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सेकेंडरी कॉइल. दोनों कॉइल का अपना अपना सेल्फ इंडक्टेंस भी होता है. प्राइमरी कॉइल का L1, सेकेंडरी कॉइल का L2, और M इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस है. तो ये हमारा एक फॉर्मूला है, जस्ट ऐसी जनरल नॉलेज के लिए थोड़ा सा बता दिया गया है. इसका यूज सिलेबस में काफ़ी कम, यानी ना के बराबर ही है. बस छोटे क्वेश्चन कभी पूछ लिया जाए कि कब कपलिंग सबसे अच्छी होती है, कितनी होती है कपलिंग, दोनों के बीच का जोड़ा कैसे बना है, तो उसके लिए बस जस्ट फॉर द सेक ऑफ नॉलेज बेस्ड क्वेश्चंस, ये दोनों कॉइल्स की कपलिंग सबसे अच्छी, K की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी सबसे अच्छी कपलिंग है. और इस केस में K की वैल्यू सबसे ज़्यादा होती है. और उसको प्रैक्टिकली कैसे दिखाया गया K मैक्सिमम, वो तो आपको डायग्राम में दिखा दिया. और मैथमेटिकली K की वैल्यू अगर निकालने को कह दिया जाए तो M पता होना चाहिए आपको, यानी दोनों कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्शन, और L1 L2 यानी दोनों कॉइल का खुद का पर्सनल सेल्फ इंडक्शन भी. तो ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, उसका फैक्टर्स अफेक्टिंग आ गया. ये सिर्फ कहीं वैसे यूज नहीं होगा किसी एप्लीकेशन में, बस आपका नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है. अब आपको सिखाया जाएगा कि किसी सिंगल कॉइल का सेल्फ इंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, और फिर दो कॉइल्स का म्यूचुअल इंडक्टेंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. तो ये हम आपको फॉर्मूला डिराइव करके दिखाते हैं कि किसी लॉन्ग सोलेनॉइड की सेल्फ इंडक्टेंस कैसे निकालते हैं. जो हम L से डिनोट कर रहे थे, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस, वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हम आपको दिखाएंगे. ये हमारे पास एक सोलेनॉइड है, कॉइल भी कह सकते हैं, कॉइल या सोलेनॉइड एक ही बात होता है. ये सोलेनॉइड जो आप देख रहे हैं, इसकी लेंथ सपोज की गई है स्मॉल l. ये जो चीज होती है, आप ऐसा बोले, ये सोलेनॉइड का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. जो इसका सर्कुलर टर्न होता है, ये इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है.
इसको हमने कंसिडर किया है ए, और नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ वो है n। यूनिट लेंथ का मतलब 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स होंगे। टर्न्स मतलब ये जो आप सर्कुलर टर्न्स देख रहे हो सोलेनॉइड के, 1 सेंटीमीटर में कितने टर्न्स होंगे उसको कहते हैं नंबर ऑफ टर्न्स इन यूनिट लेंथ पर यूनिट लेंथ। वो n है अगर, तो सोलेनॉइड में टोटल टर्न्स कितने होंगे। यूनिटरी मेथड है सिंपल। अगर 1 सेंटीमीटर में n टर्न्स हैं और सोलेनॉइड की लेंथ l है, तो 1 सेंटीमीटर में जितने टर्न्स हैं उसे लेंथ से मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आ जाएंगे। अब हम बोलते हैं इफ करंट कैपिटल I, मान लीजिए सोलेनॉइड को कोई बैटरी लगाया और इसमें I करंट फ्लो कर जाए। यहाँ पर नीचे आप यहाँ एक टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, एक दूसरा नेगेटिव से लगा सकते हैं। तो जब आप बैटरी लगाएंगे उसमें करंट फ्लो करेगा, वो करंट, इफ करंट कैपिटल I फ्लोज इन सोलेनॉइड, उस I करंट की वजह से सोलेनॉइड में मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। और ये फॉर्मूला हमने डिराइव किया है एम्पेयर सर्किटल लॉ वाले चैप्टर में, बायोट-सेवर्ट लॉ और एम्पेयर सर्किटल लॉ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट जब आपको पढ़ाया था। तो ये आपकी मैग्नेटिक फील्ड बन गई इस करंट की वजह से, और फिर इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स भी बनेगा। मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ कॉइल। अब मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है फाई, वो होता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया। लेकिन ये तब होता है जब कॉइल में एक ही टर्न हो। अब यहाँ कॉइल में टोटल टर्न्स ये हैं, तो ये एक टर्न का मैग्नेटिक फ्लक्स है इनटू हमें करना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्न्स। एक कॉइल का फ्लक्स मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया है, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स जितने हैं वो सारे टोटल सोलेनॉइड का फ्लक्स निकलेगा। फिर से यूनिटरी मेथड है। अब आप लिखोगे फाई इज इक्वल टू बी का वैल्यू आप यहां से पुट करोगे, म्यू नॉट एन आई। ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। और एरिया आपका ए है ही। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मैंने जैसा बताया ही आपके मैग्नेटिज्म के फर्स्ट चैप्टर में ही करवाया गया था, एम्पेयर सर्किट लॉ के एप्लीकेशंस थे। एरिया है और नंबर ऑफ टर्न्स अभी आपने बोला NL। इससे आपका जो मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला बन गया है वो बन गया है म्यू नॉट एन स्क्वायर ए एल आई। ये हमने थोड़ा रीअरेंज करके लिख दिया। म्यू नॉट ऐसे ही है, एन इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा, ए और एल साथ में पहले लिख दिया आई। ये फर्स्ट इक्वेशन लिख रहा हूं मैं। और आपको कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन पढ़ाते हुए पहली लाइन ये पढ़ाई थी, ये भी आप इसी चैप्टर में पढ़ चुके हो, फाई इज इक्वल टू एल आई। क्योंकि हमने आपको पढ़ाया था कि फाई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है। जितना ज़्यादा करंट फ्लो कराओगे उतनी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, उतना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाकर एल लगाया था, उसी को कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन या सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल बोलते हैं। तो यहाँ पर आपने फाई फाइंड आउट कर दिया है मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रख के और फ्लक्स की वैल्यू रख के। तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपने यहाँ फाइंड आउट किया और मैग्नेटिक फ्लक्स ये भी होता है। तो अब आप
कंपेयर करके देख लो, कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। अब जो आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को कंपेयर करके देख लो, कैसे करते हैं कंपेयर मैं दिखा देता हूं। फाई लेफ्ट हैंड साइड में, यहां पर भी फाई, फाई से फाई कंपेयर हो गया, और राइट हैंड साइड में जो आई है वो यहां पर राइट हैंड साइड में आई से, तो फाई और फाई कंपेयर हो गया है लेफ्ट हैंड साइड में, और आई कंपेयर हो गया राइट हैंड साइड में। जो बच गया है दोनों इक्वेशन में राइट हैंड साइड में वो एल है, इसकी वैल्यू बन जाएगी म्यू नॉट एन स्क्वायर ए स्मॉल एल। स्मॉल एल सोलेनॉइड की लेंथ है, ध्यान रहे, कैपिटल एल कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन है। तो आपने दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके फाई से फाई को और आई से आई को कंपेयर किया, तो तीसरी चीज जो बची वो एल ही होगी। ये आपका फॉर्मूला डिराइव हो गया है सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलेनॉइड, हेनरी में आता है। तो अब आपको सोलेनॉइड में क्या क्या मालूम होना चाहिए, म्यू नॉट यानी अंदर का मीडियम, फिलहाल म्यू नॉट इसलिए लिया है क्योंकि अंदर मीडियम एरिया वैक्यूम है। एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, कैपिटल ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कहते हैं ऑफ द सोलेनॉइड, और स्मॉल एल क्या है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। ये चार चीजें पता होती हैं तो आपको सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ सोलेनॉइड पता चल जाएगा। आज का ये लेक्चर यहीं पर हम कंक्लूड करेंगे और इस चैप्टर का बचा हुआ पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों को एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।